नेटवर्किंग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मेरे तो सच कहूं तो अजीब सी पार्टियां आती हैं। हाँ, हाथ में ड्रिंक लेकर खड़े रहना। बिल्कुल, और इस जबरदस्ती मुस्कुराना। दिमाग में बस ये चल रहा होता है कि किससे बात करने से फायदा होगा। पर क्या हो अगर अगर नेटवर्किंग का असली मतलब ये सब है ही नहीं? अगर कॉन्टैक्ट इकट्ठा करना इसका मकसद ही ना हो तो? यही तो आज की चर्चा का मुद्दा है। आज हम इसी की जरा गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो नेटवर्किंग को एक बिल्कुल अलग, बल्कि कह सकते हैं कि थोड़े क्रूर नजरिए से देखते हैं। मैकियावेली के नजरिए से। हाँ, निकोलो माकियावेली। हाँ, ये इस बात पर फोकस करता है कि रिश्तों में शक्ति और प्रभाव असल में कैसे काम करते हैं, न कि वैसे जैसे हम चाहते हैं कि वो काम करें। बिल्कुल। और ये सुनने में शायद डरावना लगे, पर ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। आज की चर्चा का मकसद ही नेटवर्किंग के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदलना है। अच्छा। हम ये समझेंगे कि ये जान पहचान बढ़ाने का खेल नहीं है, ये 3 चीजों का खेल है। पोजिशनिंग यानी आप खुद को कहाँ खड़ा करते हैं, परसेप्शन यानी लोग आपको किस नजर से देखते हैं, और सबसे जरूरी वैल्यू, आपका मूल्य क्या है। हाँ, हम देखेंगे कि ज्यादातर लोग कहाँ गलती करते हैं और एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए अपनी सोच को उसे कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए इसी पहली और सबसे बड़ी गलती से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्किंग की शुरुआत ही एक गलत सवाल से करते हैं। वो पूछते हैं, मैं इनसे क्या ले सकता हूँ, या मैं इन्हें कैसे इम्प्रेस करूं। हाँ, और ये जो मानसिकता है ना, ये एक तरह की हताशा दिखाती है। जरूरत बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जो लोग वाकई शक्तिशाली या प्रभावशाली होते हैं वो इस हताशा को मीलों दूर से पहचान लेते हैं। अच्छा। वो ऐसे लोगों से नहीं जुड़ते जिन्हें कुछ चाहिए होता है, वो जुड़ते हैं बराबर के लोगों से या वैल्यू क्रिएटर्स से। वैल्यू क्रिएटर्स यानी जो टेबल पर कुछ ला रहे हैं। एग्जैक्टली। यहीं पर मैकियावेली का एक विचार बहुत सटीक बैठता है। वो कहता है, लोग इरादे से ज्यादा पद का सम्मान करते हैं। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा कठोर नहीं लगता? क्या इंसान की नियत, उसके इरादों की कोई कीमत ही नहीं है? सिर्फ पद या पोजीशन ही सब कुछ है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब यहाँ पद की बात हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ जॉब टाइटल नहीं है, सीईओ या मैनेजर नहीं। तो फिर क्या है? पद का मतलब है आपकी विशेषज्ञता, आपकी वो काबिलियत जिससे आप किसी की कोई बड़ी समस्या हल कर सकती हैं। आप उस चीज के एक्सपर्ट हैं, ये आपका पद है। आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते तो एक प्रभावशाली व्यक्ति के लिए वो रिश्ता वो उतना मायने नहीं रखता। आपको बहुत बातूनिया आकर्षक होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपकी उपयोगिता आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा वजन रखती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि फोकस मैं कितना अच्छा इंसान हूं से हटकर मैं कितना उपयोगी हूं पर होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। हाँ। तो फिर अगला सवाल यही उठता है कि अगर किसी के पास कोई बड़ा जॉब टाइटल नहीं है तो वो ये पद या पोजीशन बनाए कैसे? क्या इसका कोई ठोस रास्ता है? बिल्कुल है, और रास्ता बहुत सीधा है, जिसे लेखक ने एक लाइन में समझाया है, दिखने से पहले उपयोगी बने। दिखने से पहले उपयोगी बने। हाँ, यानी स्पॉटलाइट में आने की कोशिश करने से पहले चुपचाप ऐसा काम करें जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। खुद से ये सवाल पूछें, मैं ऐसी कौन सी समस्या हल कर सकता हूं जो दूसरों के लिए सिरदर्द है? या मेरे पास ऐसा कौन सा स्किल है जो किसी का समय या पैसा बचा सकता है? सही। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण दे सकते हैं? असल जिंदगी में ये कैसा दिखेगा? जरूर। मान लीजिए एक टीम में एक जूनियर एनालिस्ट है। वो सिर्फ अपना काम नहीं करता, वो देखता है कि उसकी टीम हर हफ्ते एक रिपोर्ट बनाने में 5 घंटे बर्बाद करती है। जो कि होता है अक्सर। हाँ, तो वो चुपचाप अपने समय में एक ऐसा ऑटोमेटेड टेम्पलेट या छोटा सा प्रोग्राम बना देता है जिससे वो काम आप 15 मिनट में हो जाता है। वाह। उसने किसी को बताया नहीं, बस बनाकर अपनी टीम को दे दिया। अब क्या होगा? अब तो वो उस टीम के लिए हीरो बन जाएगा। हर कोई उस काम के लिए उस पर निर्भर करेगा। वो लड़का जिसने हमारी रिपोर्ट वाली मुसीबत हल की के नाम से जाना जाएगा। एग्जैक्टली। यही उसका पद है। उसने दिखने की कोशिश नहीं की, वो उपयोगी बना। और यहीं से शक्तिशाली लोग आपकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं। वो चापलूसी या बड़ी बड़ी बातों से प्रभावित नहीं होते, वो 3 चीजों की कद्र करते हैं। कौन सी 3 चीजें? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, क्षमता, कॉम्पिटेंस, और विवेक यानी डिस्क्रेशन। विवेक यानी ये जानना कि कौन सी बात अपने तक रखनी है। हाँ, बिल्कुल। जब आप ये तीनों चीजें दिखाते हैं तो लोग खुद आपके पास आते हैं, आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ता। ठीक है, तो हमें उपयोगी बनना है, चुपचाप काम करना है,
लेकिन मान लीजिए मैंने किसी की मदद कर दी और अब मुझे वाकई एक जरूरत है, क्या तब भी इंतजार करना चाहिए? हम ये कैसे तय करें कि एहसान मांगने का सही समय कब है? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है। और यहाँ ज्यादातर लोग दूसरी बड़ी गलती करते हैं, जल्दबाजी। जल्दबाजी। स्रोत में एक बहुत सख्त नियम बताया गया है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी कभी ना मांगे। विश्वास एक बैंक अकाउंट की तरह है। आप पहले उसमें छोटे छोटे डिपॉजिट करते हैं, मदद करके, उपयोगी बनकर, भरोसेमंद रहकर। आप सीधे जाकर एक बड़ा लोन नहीं मांग सकते। सही बात है। मैकियावेली की नेटवर्किंग में धैर्य एक बहुत बड़ा हथियार है। लेकिन इस धैर्य का कनेक्शन हमारी इमेज से कैसे है? इसका सीधा कनेक्शन है धारणा को नियंत्रित करने से। यहाँ एक और दिलचस्प विचार है, कमी के माध्यम से धारणा को नियंत्रित करें। कमी के माध्यम से? मतलब अपनी उपलब्धता को सीमित करें। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। मतलब नेटवर्किंग का पूरा आइडिया ही ज्यादा लोगों से जुड़ना है, और यहाँ स्रोत कह रहा है कि हमें कम अवेलेबल रहना चाहिए। हाँ, ये तो एकदम उल्टी बात हो गई। क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि लोग आपको घमंडी या अनअप्रोचेबल समझने लगे? ये बहुत वैलिड पॉइंट है। इसका मतलब घमंडी होना नहीं है, इसका मतलब है रणनीतिक होना। अच्छा। अगर आप हर ईमेल का जवाब 2 मिनट में देती हैं, हर फोन कॉल उठाती हैं, हर मीटिंग के लिए हाँ कहती हैं, तो अवचेतन रूप से लोगों को लगता है कि आपका समय कीमती नहीं है। ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सोच समझकर जवाब देते हैं, अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, तो लोग आपके समय की ज्यादा कद्र करते हैं। आपकी हाँ का वजन बढ़ जाता है। और ये कमी एक तरह की जिज्ञासा भी पैदा करती है। बिल्कुल। और शायद ये हमें एक और जरूरी चीज करने का मौका देती है, कम बोलना और ज्यादा सुनना। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत पसंद आई, चुप रहना बुद्धिमत्ता इकट्ठा करता है। बिल्कुल। जब आप चुप रहकर सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते, आप सामने वाले के इरादे, उनकी जरूरतें, उनकी प्राथमिकताएं सब सीखते हैं। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो अनजाने में अपनी कमजोरियां, अपनी असुरक्षाएं और अपनी सारी योजनाएं उजागर कर देते हैं। तो कंट्रोल उसी के हाथ में होता है जो ज्यादा सुनता है। अक्सर जानकारी ही आज के दौर में असली ताकत है, और सुनने से बेहतर जानकारी इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ एक ऐसी बात है जिस पर शायद बहुत से लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन ये शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? वो ये कि शक्तिशाली लोग देखते हैं कि आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ। मतलब सिर्फ उनसे नहीं, बल्कि आपके जूनियर्स, आपके साथ काम करने वालों, या यहाँ तक कि किसी रेस्टोरेंट के वेटर के साथ भी। हाँ, और जो बात यहाँ आकर्षक है वो ये है कि ऐसा क्यों होता है। ये असल में आपकी पर्सनैलिटी का एक लाइव टेस्ट होता है। लाइव टेस्ट? हाँ, ये आपके भावनात्मक नियंत्रण का, आपकी निरंतरता का और आपकी वफादारी का परीक्षण है। इसे थोड़ा और समझाइए। एक वेटर के साथ मेरा व्यवहार मेरी वफादारी कैसे दिखाता है? सोचकर देखिए, अगर आप दबाव में किसी वेटर पर चिल्ला देते हैं तो एक शक्तिशाली व्यक्ति जो ये देख रहा है वो सोचेगा कि जब करोड़ों की डील में दबाव आएगा तो आप उसे कैसे संभालेंगे। सही बात है। अगर आप अपने जूनियर्स का क्रेडिट खुद ले लेते हैं तो वो सोचेगा कि आप एक पार्टनर के तौर पर कितने भरोसेमंद होंगे। आप उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिनसे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ये आपके असली चरित्र को दिखाता है। स्रोत की एक लाइन है जो मेरे दिमाग में अटक गई है, अपमान प्रतिभा से ज्यादा समय तक याद रखा जाता है। बहुत गहरी बात है ये। बहुत। आप कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, अगर आपने किसी के साथ बुरा बर्ताव किया है तो वो बात आपकी सारी काबिलियत पर भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले कमरे में पहुंचती है। और ये प्रतिष्ठा इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बनती है, वादे निभाकर, बातों को गोपनीय रखकर और चुपचाप अच्छे नतीजे देकर। तो सबसे मजबूत नेटवर्क दिखावे पर नहीं बनते। नहीं, वो आपसी सम्मान और भरोसे पर बनते हैं, जिसे कमाने में सालों लगते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें तो बहुत समय लगेगा। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, किसके पास इतना धैर्य है? ये तो एक बहुत लंबा खेल लगता है। और यही सच्चाई है। स्रोत इसे साफ साफ कहता है, नेटवर्किंग एक लंबा खेल है, एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। शक्तिशाली और सार्थक रिश्ते हफ्तों या महीनों में नहीं, बल्कि सालों में बनते हैं। हमें तुरंत नतीजों की आदत हो गई है, लेकिन जो कनेक्शन वाकई काम आते हैं वो समय की कसौटी पर ही खरे उतरते हैं। और इस लंबे खेल में शायद ये भी जरूरी हो जाता है कि हम किसके साथ दौड़ रहे हैं, मतलब अपनी संगत चुनना। ये सबसे जरूरी चीजों में से एक है। मैकियावेली ने हमेशा भावना में बहकर या तरस खाकर
कमजोर लोगों से जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी थी। अच्छा। नेटवर्किंग की दुनिया में इसका मतलब है ऐसे समूह या लोगों को चुने जो विकास की मानसिकता रखते हों। ग्रोथ माइंडेड। हाँ, उन लोगों से दूर रहें जो लगातार शिकायत करते हैं या जिनकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा चलता रहता है, क्योंकि स्रोत के अनुसार शक्ति हमेशा स्थिरता की तरफ खींचती है। जहां शांति और मजबूती होती है, पावर वहीं जाती है। बिल्कुल, आपकी संगत आपकी दिशा तय करती है। और सिर्फ संगत ही नहीं, समय भी। सही समय पे सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। अंत में एक और बात जो इस लंबे खेल के बारे में कही गई है, वो ये है कि निरंतरता आकर्षण को मात देती है और विश्वसनीयता तीव्रता को मात देती है। हाँ। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसका मतलब है कि एक बार किसी से बहुत प्रभावशाली मुलाकात कर लेना अच्छा है, लेकिन उस व्यक्ति का मूल्य कहीं ज्यादा है जो सालों तक लगातार भरोसेमंद और मददगार बना रहता है। एक बार की चमक धमक से ज्यादा रोज का स्थिर प्रदर्शन मायने रखता है। हाँ, लंबे समय तक चलने वाले नेटवर्क्स इसी नींव पर बनते हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका क्या मतलब निकलता है? नेटवर्किंग कोई हेरफेर या तिकड़म नहीं है, बल्कि ये हकीकत को समझने का नाम है। शायद सबसे बड़ी सीख ये है, कनेक्शन का पीछा करना बंद करें और कोई ऐसा व्यक्ति बनना शुरू करें जिससे लोग खुद जुड़ना चाहें। यही इसका सार है। फोकस बाहर से अंदर की ओर लाना है, बजाय इसके कि मैं दूसरों से क्या हासिल कर सकता हूँ। सवाल ये बन जाता है कि मैं खुद को ऐसा क्या बना सकता हूँ कि दूसरे मुझसे जुड़ना चाहें। सही। अपना रास्ता बना लेते हैं। असली नेटवर्क बिजनेस कार्ड इकट्ठा करने से नहीं बनते। नहीं, इसी गहरी समझ से बनते हैं। ये तो पूरी मानसिकता को ही बदल देने वाली बात है। ये नेटवर्किंग को एक काम की तरह देखने के बजाय खुद के विकास की एक प्रक्रिया बना देता है। बिल्कुल, और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या? अगर आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रेप्यूटेशन आपसे पहले किसी कमरे में दाखिल होती, तो वो आपके बारे में क्या कहती? क्या वो कहती कि ये इंसान भरोसेमंद, काबिल और विवेकशील है, या कुछ और? और क्या यही वो प्रतिष्ठा है जो आपको वो कनेक्शन बनाने में मदद करेगी जो आप असल में चाहते हैं?